नमस्कार बच्चों, मैं श्रुति राजपूत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएसटी अध्याय 2 भारत के संसाधन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, मैं श्रुति राजपूत। आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2 भारत के संसाधन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारत की मुख्य फसलें, उनका वितरण, कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए जो कार्य हैं, साथ ही साथ औषधीय उद्यान विधि, खनिज पदार्थ, उनके प्रकार, उनका वितरण और शक्ति के साधन, उनके प्रकार, उनका वितरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषि के बारे में। प्राचीन काल में कृषि का अर्थ केवल खेतीबाड़ी से लगाया जाता था, परंतु वर्तमान समय में कृषि का बड़ा ही व्यापक स्वरूप हो चुका है। कृषि केवल खेतीबाड़ी से संबंधित ना रहकर पशुपालन है तो स्वाभाविक है, उसके साथ दुग्ध पालन और मत्स्य उत्पादन, मछली पालन, इन सब को जोड़कर, खेती के साथ इन सभी चीज़ों को जोड़कर कृषि कहा जाता है। भारत प्रारंभ से ही कृषि का भारत में बहुत महत्व है। कृषि प्रधान देश रहा है भारत। भारत की जितनी भी भूमि है उसका लगभग 51% क्षेत्रफल कृषि के लिए उपयोगी होता है, कृषि उसमें की जाती है। 4% जो भाग है भारत में उसमें चारागाह हैं और भारत की भूमि का 21% भाग पर वन है और 24% भाग भारत की भूमि का ऐसा है जो कि बंजर है या बिना उपयोग वाली भूमि है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के आधे से अधिक भाग में कृषि होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस पाठ का, उनमें से एक प्रश्न है शुरुआत में ही कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारंभ से ही कृषि का योगदान रहा है, परंतु अंग्रेज़ों के आगमन के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं किस तरीके से कृषि और भारत के लघु उद्योग प्रभावित हुए हैं अंग्रेज़ों के आगमन के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में कम होता गया। जहां कृषि 1950 की हम बात करें तो कृषि का 53%, भारत की जो पूरे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 53% था, परंतु वर्तमान में यह मात्र 14% रह गया है। 14% भाग भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का होता है। परंतु धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में संभावना है कि कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान पुनः पहले जैसा ही हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस तरीके से अपना योगदान देती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा या 2 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है, तो इसको आपको पॉइंट्स बनाकर लिखना है। सबसे पहला है कि भारत में कृषि से संसार का लगभग 17% जनसंख्या का पोषण होता है। मतलब जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उनसे 17% जनसंख्या पूरे विश्व की, उसका पोषण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में कृषि में जो भी व्यक्ति संलग्न है, कृषि कार्य में संलग्न है, वो भारत की टोटल जनसंख्या का 2/3 हैं जो लोग कृषि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से। जो सीधे खेती में लगे हुए हैं या जो कृषि से जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योग हैं या गांव में जो दस्तकारी के उद्योग हैं, वो सब कृषि कार्य के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है कि भारत में जो अन्य बड़े उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, चाहे वे वस्त्र उद्योग हों, चाहे ऊनी वस्त्र हो, रेशमी वस्त्र हों,
या सूती वस्त्र उद्योग हो, इन सब के लिए कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। साथ में चमड़ा उद्योग है, या जो भारत का प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, इन सब के लिए कच्चा माल कृषि से ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ बताए हुए हैं, वही जो मैंने पहले बोला आपसे कि टोटल 14% योगदान है वर्तमान में। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, मैंने केवल आपको जानकारी देने के लिए बताया है। पहला पॉइंट है कि भारत में कृषि से संसार की 17% जनसंख्या का पोषण होता है। दूसरा है कृषि पर भारत की 75% जनसंख्या की आजीविका निर्भर करती है। मतलब 75% जनसंख्या है जो भारत की, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। कृषि उत्पादों पर आधारित लघु उद्योगों से भी ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है। और देश के कई बड़े उद्योग जैसे वस्त्र, चीनी, चमड़ा, जूट उद्योग को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ से पूछा जाता है, भारत की प्रमुख फसलें। 2 नंबर का प्रश्न है जो पूछा जाता है। इसमें आपसे या तो मौसम के अनुसार कितनी प्रकार की फसलें हैं पूछा जाता है, या अध्ययन की दृष्टि से। तो पहले पढ़ते हैं मौसम के अनुसार। जैसा कि हम जानते हैं भारत में प्रमुख रूप से 3 मौसम होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्षा ऋतु से। वर्षा ऋतु के बाद आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। तो इन मौसम के बदलने के अनुसार ही भारत में कृषि में खाद्यान्न उत्पादन भी परिवर्तित होता रहता है, पानी या सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार। तो खाद्यान्न वही है, खाद्यान्न नहीं बदलेंगे, केवल हमारे पढ़ने का तरीका बदलेगा। एक हम मौसम के अनुसार पढ़ेंगे और वही पूरे खाद्यान्न हम अध्ययन के अनुसार पढ़ेंगे, बस वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से उनका किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसम के अनुसार। सबसे पहले खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जैसा मैंने आपको बताया कि मौसम के अनुसार यदि आप याद करें, पहले वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, तो वैसे ही पहले खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, फिर जायद की फसल। तो शुरुआत करते हैं खरीफ की फसल से। एक बहुत अच्छी जो थोड़ी सी ट्रिक है मैं बताना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि खरीफ का मौसम मुझे तो कृषि के लिए बहुत अच्छा रहता है। पर्याप्त समय वर्षा होती है, वर्षा ऋतु का जो मौसम रहता है जून जुलाई में, कृषि के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छा है, पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हमको या उसमें इतना कीचड़ हो जाता है कि स्वाभाविक रूप से मुझे वो पसंद नहीं आता। तो मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैं खरीफ को ख़राब मौसम से जोड़कर याद करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं जो बच्चे हैं जो नहीं याद कर पाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चे के खरीफ की फसल कौन सी है, कब बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है, तो वो ये याद रख सकते हैं कि खरीफ से वो मौसम जो ख़राब हमें लगता है, वास्तव में नहीं है पर जो हमें लगता है कीचड़ वाला मौसम है, हम कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसा मौसम है। तो हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि खरीफ का मौसम मतलब वर्षा ऋतु का मौसम, खरीफ की फसलों का मौसम। और ऐसे ऋतु में, इस ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, मूंगफली आदि। तो इनमें या तो वे फसलें हैं जो कि मोटे दाने की हैं, जिनको पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे कि चावल देखेंगे, धान में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सोयाबीन, ये सब मोटे दाने हैं, इनको मोटा खाद्यान्न अनाज बोला जाता है, जिनके लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। आपको याद करने का साधारण सा तरीका। दूसरी है रबी की फसलें। स्वाभाविक है रबी को हम रवि अर्थात सूर्य से जोड़कर याद कर सकते हैं कि वो मौसम जैसे पहले है जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें और ठंड आने पर ये काट ली जाती हैं, और रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मतलब शीत ऋतु की शुरुआत में बोई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु, जब तीव्र ग्रीष्म ऋतु आती है उसके पहले ही वो काट ली जाती है। मतलब जब सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठंड से लेकर मार्च तक सूर्य का प्रकाश हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम रबी को रवि
के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं, जिसमें हमें उसमें सरलता होगी याद करने में। तो ये ऋतुएं प्रमुख हैं गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि। ये सभी जो फसलें हैं वे रबी की फसलें कहलाती हैं। इसके बाद हम मौसम के अनुसार तीसरी फसल पढ़ते हैं जायद फसल। जायद फसल क्योंकि शीत ऋतु उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ में फसलें बो चुके हैं। अब जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो अत्यंत वे फसलें हम नहीं बो सकते हैं जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी का कोई सोर्स ऐसा नहीं रहता है, अत्यधिक धूप होती है जिससे कि खाद्यान्न नहीं हम बो पाते हैं। इसलिए उसमें ऐसी फसलें बोई जाती हैं, या सब्जियां या चारा है, वो जो फसलें वो बोई जाती हैं उनको हम जायद फसल बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो सब्जियां हैं, चारे हैं, फल हैं, वो सब बोते हैं, इसलिए हम उन्हें जायद फसलों की श्रेणी में रखते हैं। आइए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से फसलें वही हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, बस उनको दो स्वरूपों में बांट लिया गया है, खाद्यान्न फसल और नगद या व्यापारिक फसलें। तो खाद्यान्न फसलें वही फसलें हैं जो कि खाद्यान्न अर्थात जो हम खा सकते हैं, तो वे वही फसलें हैं जो खाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो भोजन के लिए उपयोगी होती हैं, भोजन के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं, वे फसलें, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जिसमें अनाज हैं, दालें हैं, ये सभी सम्मिलित हैं। तो खरीफ की और रबी की इन दोनों की फसलें सम्मिलित रूप से खाद्यान्न की फसलों में आ जाएंगी। आप उनमें से जो भी फसलें आपको याद हों वो आप लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए आपको दी हुई हैं चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर, तुअर और अन्य दालें। ये सभी आपको खाद्यान्न फसलों में आएंगी। इसके अलावा नगद या व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये वे फसलें हैं जो कि किसान इनको बोता ही इसलिए है कि उसको बेचकर वो व्यापार कर सके, उसको बेचकर वो नगदी प्राप्त कर सके, नगद प्राप्त कर सके, इसलिए इन फसलों को नगद फसलें कहते हैं, जिनको बेचकर किसान नगदी प्राप्त कर सके। ये फसलें प्रमुख हैं। कपास है, कपास का सेवन नहीं किया जाता, परंतु बेचकर मुनाफा कृषि को मिल सकता है, कृषक को। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए उसका उपयोग होता है। जूट है, चाय, कॉफ़ी, तिलहन है, सोयाबीन है, गन्ना है, तंबाकू है, ये सभी फसलें नकदी फसलों में आती हैं। आइए एक बार फिर से इनको हम अच्छे से देख लें। दो भागों में मैंने विभाजित किया है। मौसम के अनुसार खरीफ की फसल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, चावल, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, ज्वार, मोटे दाने की फसलें मैंने लिखी हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। धान आपको ज्ञात है कि धान के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक, गेहूँ, चना, जौ, सरसों। जायद फसल है, ग्रीष्म ऋतु में होती है ये, सब्जियाँ, फल, हरा चारा आदि। अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें हैं जो भोजन में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हैं। चावल है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर दाल। नगदी फसलें हैं। अरहर दाल का उपयोग केवल इसलिए किया गया है क्योंकि रोज़मर्रा की जीवन में हम अन्य दालों की अपेक्षा अरहर दाल का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसे खाद्यान्न की फसलों में सम्मिलित किया गया है, जबकि अन्य फसलों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नकदी फसलें हैं, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, जो कपास, जूट, चाय है, कहवा है, तिलहन है, सोयाबीन है, इन सबको नकदी फसलों में सम्मिलित किया जाता है। आइए अब अंतिम जो मैं इस वीडियो में अंतिम जो प्रश्न है वो बताने जा रही हूँ। ये संभावना इसकी कम है इस प्रश्न के आने की, परंतु मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आपको पता होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर, इसलिए मैं आपसे यहाँ ये प्रश्न भी साझा करूँगी। खेती के प्रकार, भारत में कितने प्रकार की खेती पाई जाती है? सामान्य खेती, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती या सिंचित खेती। 5 प्रकार की खेती भारत में पाई जाती है। सामान्य खेती, सामान्य खेती मतलब वह खेती जिसमें कृषक कई प्रकार के खाद्यान्न एक साथ बोता है। वो गेहूँ भी बो सकता है, चना भी बो सकता है, साथ में कई प्रकार के खाद्यान्न अपने खेत में बो सकता है, परंतु उसे
हर खाद्यान्न से जो बेचकर जो आय की जो प्राप्ति होती है वो हर खाद्यान्न से 50% से कम ही हो। मतलब किसी एक खाद्यान्न में बहुत अधिक आय ना हो, छोटा छोटा आय प्राप्त हो उसे हर खाद्यान्न से, तो इसे हम सामान्य खेती कहते हैं। और भारत में ये सामान्यतः हर कृषक, छोटे जो कृषक हैं हमारे, वो सामान्यतः यही जो सामान्य खेती है वो करते हैं। इसके बाद आती है बात विशिष्ट खेती की। तो बच्चों, विशिष्ट खेती में कृषक ऐसी खेती करता है जिसमें वो कोई एक खाद्यान्न ऐसा उत्पादन करता है जिससे कम से कम 50% की उसे आय उत्पन्न हो। मतलब वे कृषक जो व्यापार की दृष्टि से कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं, वे कृषक ऐसी अपने सबसे बड़े भाग में एक ऐसा खाद्यान्न उत्पादन करते हैं जो उनको 50% टोटल आय से, जो उन्हें कृषि की टोटल आय प्राप्त हो रही है उससे 50% या उससे अधिक आय प्राप्त हो। जैसे सोयाबीन की खेती किसान इसलिए करते हैं क्योंकि उससे बेचकर सीधा तेल बनाने के कार्य आता है और उसको बेचकर उनको आय की प्राप्ति अधिक होती है। या भारत में कहवा है या गन्ना है या चाय है, ये सभी विशिष्ट खेती के उत्पादों में से एक हैं जिनको बेचकर कृषक को 50% या उससे अधिक आय की प्राप्ति होती है। तो ऐसी खेती कहलाती है विशिष्ट खेती। इसके बाद हम बात करते हैं शुष्क खेती की। तो शुष्क खेती भारत में ऐसी जगहों पर शुष्क खेती होती है जहाँ पर अमूमन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सालाना जो वर्षा होती है वो 50% से कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में शुष्क खेती होती है। और शुष्क खेती में क्योंकि जल कम प्राप्त होता है, इसलिए जो इस खेती में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी प्रक्रिया अधिकांशतः असफल हो जाती। खाद्यान्न उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती वह खेती है जिसमें पशुपालन और खेती दोनों ही साथ साथ चले। परंतु एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि कृषि का भाग पशुपालन के भाग से अधिक होना चाहिए। खेती से किसान को 50% या उससे अधिक आय प्राप्त हो और पशुपालन से 10% से लेकर 49% तक की आय प्राप्त हो। मतलब दोनों ही कार्य एक कृषक के द्वारा किया जाए, खेती भी की जाए और पशुपालन भी किया जाए, पर खेती से आय अधिक प्राप्त हो, पशुपालन से आय कम प्राप्त हो। ये कहलाती है मिश्रित खेती। आगे हम पढ़ते हैं सिंचित खेती। भारत में ये खेती भी ऐसे प्रदेशों में, ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा थोड़ी कम हो। शुष्क खेती जैसी नहीं, परंतु थोड़ी कम हो। वर्षा कम होगी इसलिए तो जो भौम जल के स्रोत हैं या तालाब हैं या नहरें हैं, इनसे सिंचाई की जाती है, इसलिए इसे सिंचाई या सिंचित कृषि बोला जाता है। परंतु भारत में अधिकांश क्षेत्र में सिंचित कृषि ही की जाती है और सिंचित कृषि से जो खाद्यान्न उत्पादन होते हैं वो भारी मात्रा में उत्पादित होते हैं। जैसे धान है, गन्ना है, गेहूं है, ये सभी फसलें सिंचित खेती की ही फसलें हैं। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश की है। सामान्य खेती कई खाद्यान्न उत्पादन होते हैं परंतु प्रत्येक से 50% से कम आय कृषक को प्राप्त हो। विशिष्ट खेती किसी एक ही खाद्यान्न से 50 या उससे अधिक प्रतिशत की आय प्राप्त हो, जैसे चाय है, गन्ना है, कहवा है। मिश्रित खेती पशुपालन व कृषि दोनों साथ में किए जाएं, परंतु कृषि से 50% व पशुपालन से 1 से 49% तक आय हो। शुष्क खेती यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो। ये खेती प्रायः असफल होती है और इस खेती में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्र के में होती है ये, और कुएं, नलकूपों द्वारा, नहरों के द्वारा या तालाबों के द्वारा सिंचित की जाती है और इसमें फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। इन प्रश्नों को मैंने इसलिए बताया इस टॉपिक को क्योंकि हो सकता है 2 नंबर में आपसे वो सामान्य खेती या विशिष्ट खेती या अन्य कोई सी खेती 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आपको वो याद करना है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे
हरित क्रांति, कृषि द्वारा जो कृषि के विकास के लिए जो सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसमें विभिन्न क्रांतियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जिनमें से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है और महत्वपूर्ण भी है। हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली गुलाबी क्रांति। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे औषधीय विज्ञान हेतु कुछ प्रमुख औषधीय पौधे और खनिज, उनके प्रकार। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। जब तक धन्यवाद।